बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरी को होस्ट शेर बानो अवाना भी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगी जी। तो आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं आप लोग जाओगे, खैर वाफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, दिन का आगाज़ भरपूर अंदाज में मुस्बत सोच के साथ हुआ होगा। आजकल जनाब आपको पता है कि जी मौसम खासा गर्म है, तो हम अमूमी तौर पर अपने प्रोग्राम के शुरू में कोई जनरल बात करते हैं, तो मौसम के हवाले से आज सोचा कि आपको अपडेट दी जाए कि मौसम जो है वो गर्म ही है फ़िलहाल। और शहर कायद की अगर हम ख़ुसूसन बात करते हैं तो गुज़िश्ता रोज़ जो दर्जा हरारत है वो 42 डिग्री तक पहुँच गया था। अगर फील्ड्स लाइक की हम बात करें तो वो तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मौसम यानी कि शदीद है। और कराची में ये भी खबरें आ रही हैं कि जी जुज़वी हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है और महकमा मौसमियात ने शहरियों को ये हिदायत की है कि वो खुद को गर्मी और धूप से महफूज रखें। दूसरी तरफ अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में भी सूरज अपना तेवर दिखा रहा है और गुज़िश्ता रोज़ शहर का दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुंच गया था। और कहा यह जा रहा है कि जी पंजाब और बलूचिस्तान में जुलाई से मानसून का आगाज़ होगा और मामूल से ज़ायद बारिशों का अलर्ट भी जारी किया गया है। मगर अभी जुलाई शुरू होने में चूँकि 5 दिन बाकी हैं, तो ये कोशिश करेंगे कि इन दिनों में जिस हद तक हो सके अपने आप को आप गर्मी से बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, और धूप में बराह रास्त निकलने से गुरेज करें। जो एक्सपर्ट्स हैं जी वो बताते हैं कि जो पीक आवर्स हैं यानी कि दिन 10-11 बजे से ऑनवर्ड दोपहर 3-4 बजे तक, इन औकात में आप अवॉइड करें कि आप घरों से बाहर निकलें। अगर बहुत ज़रूरी है घर से बाहर निकलना तो पूरी एहतियात के साथ निकलें। आप छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं, अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हैं या फिर सर पर कपड़ा रख सकते हैं। और कोशिश ये करें कि जी अगर आप अपने घर में कोई सामान वगैरह डिलीवर कराते हैं तो जो लोग डिलीवरी करने के लिए आते हैं उनको कोई पानी की बोतल दें। ये भी सदका जारिया है, एक अच्छा अखलाक है। और साथ ही साथ खुली जगहों पर परिंदों के लिए भी आप पानी रखें, क्योंकि इस एक्सट्रीम वेदर में उन्हें भी ज़रूरत होती है पानी की। तो बहरहाल जी ये है मौसम की अपडेट। और अब सियासत की कुछ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। तो सियासी मैदान में भी खासी हलचल है, माहौल खासा गर्म नज़र आता है। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बहस व तकरार ताहल जारी है। और एपेक्स कमेटी में हालांकि सियासी जमातों के इत्तफाक राय से ऑपरेशन की मंजूरी दी गई है, मगर इसके बावजूद अपोजिशन की जानिब से इस पर एतराज़ात और खदशात का इजहार किया जा रहा है। एपेक्स कमेटी में शिरकत करने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता रोज़ अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इजलास में अज़्म इस्तेहकाम का लफ्ज़ सुना मगर ऑपरेशन की कोई बात नहीं हुई। उन्होंने अस्करी क़यादत से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करते हुए अपनी पॉलिसी वाज़े की है और ऑपरेशन से पहले अवाम को एतमाद में लेने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने भी ऑपरेशन की मुखालिफत करते हुए कहा है कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा जो मुल्क को मज़ीद कमज़ोर करेगा। अवामी नेशनल पार्टी ने भी सूबे में ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। ताहम हुकूमत ने दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मामले पर कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाने और पार्लियामेंट में लाने का ऐलान कर दिया है। तो इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं जी। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब। राना साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो राना साहब, अभी सारी सूरत हाल आपके सामने है कि जी सिक्योरिटी एक हसास मामला है। सियासी जमातें खासतौर पर अपोजिशन की जब आप बात करते हैं तो अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत क्यों की जा रही है इस वक्त? देखें, जिस बुनियाद पे मुखालफत थी उसकी पहली बुनियाद कल रात गवर्नमेंट ने पॉलिसी बयान जारी करके ख़त्म कर दिया कि ये कोई फौजी ऑपरेशन नहीं होने जा रहा। जो गंडापुर साहब का भी लफ्ज़ था कि जी अज़्म इस्तेहकाम तो था, ऑपरेशन नहीं था। और जाहिर है कि उसमें सारे खदशात मौलाना फजलुर रहमान के, ANP के सब ये थे कि जो डिस्प्लेस पर्सन हुए थे कि आज तक वो मसाइल का शिकार हैं। तो वो बता दिया गया कि अब मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं है, जिसकी बुनियाद पे पहले 2 ऑपरेशन हुए थे और लोगों को फिर नकल मकानी करनी पड़ी थी। तो एक ये है कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे, ड्रोन के साथ होंगे और इसमें सिफारती और सियासी लिहाज से काम किया जाएगा। यानी सिफारती सतह पे एक तरफ आपको और हमें पता है कि चाइना का इशू मौजूद है सिक्योरिटी का, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान इस मामले में ताउन नहीं कर रहा कि वो TTP के लोगों को पनाह दिए हुए है। तो 2 तरफ से ये काम होगा। एक तरफ चाइना को एतमाद में लिया गया है कि हम बिल्कुल कोई ऐसा मसला नहीं होने देंगे कि उनके लोगों को सिक्योरिटी का इशू, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से बिल्कुल बात भी हो रही है और पाकिस्तान के अंदर जो भी उनके स्लीपर सेल हैं जहाँ से मूवमेंट हो रही है उसके लिए फुल टाइम एक ऑपरेशन इस सेंस में हो रहा है कि वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा। वो बात जो सब ने खदशात का इजहार किया और आगे मरहले में जाहिर है कि इसे पार्लियामेंट आज का कैबिनेट अप्रूव करेगी और उसके बाद कैबिनेट की तरफ से वजाहत आ जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी अतारड़ की और फिर पार्लियामेंट हाउस में इसे लाया जाएगा, चाहे वजीर दिफा लाएं। साहब कहा यह जा रहा है कि
ऑपोजिशन की जानिब से अब ये बात की जा रही है कि जी नून लीग अपने तय इस तरह से फैसला कैसे कर सकती है, बिलखसूस जब हुकूमत इत्तेहादियों के सहारे टिकी हुई हो, और इतना बड़ा फैसला एक एपेक्स कमेटी में कैसे डिसाइड किया जा सकता है, क्यों पार्लियामेंट में नहीं लाया गया। अब चूंकि ये खबरें आ रही हैं कि पार्लियामेंट में लेकर आएंगे, लेकिन पहले ऐसा क्यों हो रहा था? देखें, दो चीजें होती हैं कि पार्लियामेंट में कोई वेग पोजीशन तो नहीं आ सकती ना कि जी हमारे इरादे हैं, आप बताएं क्या करें। ऐसा तो नहीं हो सकता। उन्हें ये तय करना है कि जैसे एपेक्स फोरम जिसमें इंटेलिजेंस के सारे लोग होते हैं, सर्विसेज चीफ्स हैं, उसमें चारों वज़राए आला हैं। और अब इत्तेफाक ये है कि इस वक्त जितनी गवर्नमेंट्स मौजूद हैं उनके अंदर तमाम तकरीबन सियासी जमातों का, जैसे पीटीआई का है कि केपी से वज़ीर आला उनके मौजूद हैं, सिंध के वज़ीर आला मौजूद हैं, बलूचिस्तान के वज़ीर आला मौजूद हैं, पंजाब की वज़ीर आला हैं। तो सारों की नुमाइंदगी तो मौजूद है कि जी जिन लोगों के मेन स्टेक्स हैं, क्या अब बाकी जो हुकूमत में शामिल नहीं है, जैसे मौलाना फजलुर रहमान है, एएनपी हैं, तो अब वो पार्लियामेंट में अमल वली खान सेनेट में मौजूद हैं। तो जब वो पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग होगी, बल्कि ख्वाजा आसिफ तो कह रहे हैं कि बिल्कुल हम इसे ओपन करेंगे, कि कोई चीज़ खुफिया है ही नहीं, हम इसे ओपन बहस के लिए लाएंगे। तो ये खुशाइंद बात है, क्योंकि पार्लियामेंट आवाम के लिए होती है और वहीं फैसले होने चाहिए। लेकिन फैसलों से पहले जो बात आपने कही, उसके खदोखाल तो नुमाया होनी चाहिए ना कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आप क्या ब्रीफ करेंगे पार्लियामेंटेरियंस को, उसके बाद ही उनकी राय लेंगे ना। तो कल एक पॉलिसी बयान आ गया, आज कैबिनेट उसकी राना साहब, आपको क्यों लग रहा है ऑपोजिशन की जानिब से इस ऑपरेशन की मुखालिफत क्यों की जा रही है, और बिलखसूस मौलाना फजलुर रहमान का जो बयान है कि अज़्म इस्तेहकाम अदम इस्तेहकाम साबित हो सकता है? देखिए, खदशात तो अपोजिशन का काम है ना, और अपोजिशन ने क्या करना होता है, अपोजिशन अपने खदशात का इजहार करती है, जिसके नतीजे में रात को गवर्नमेंट ने एक सरकारी बयान भी जारी किया। ये इसलिए हुआ ना कि अपोजिशन की बात को सुना गया है, समझा गया है। वजीर आला केपी ने कल जब इमरान खान से मुलाकात की और उन्होंने अडयाला के बाहर गुफ्तगू किया, तो उन्होंने यही कहा कि वहाँ अज़्म इस्तेहकाम तो था, लफ्ज़ ऑपरेशन नहीं था। उसकी भी वजाहत हो गई कि ना ये उस तरह का फौजी ऑपरेशन होने जा रहा है कि बड़े पैमाने पे फौज मूव करेगी या लोगों को नकले मकानी करनी होगी, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में आज इसके ऊपर बड़ी जब कैबिनेट की प्रेस रिलीज और प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाएगी, काफ़ी कुछ चीज़ें हो जाएंगी बेहतर, और उसके बाद जाहिर है कि अपोजिशन का काम है वो तनकीद करे। वॉचडॉग तो उन्हीं का काम है ना, जैसे मीडिया करता है, उसी तरह अपोजिशन का काम है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसियों पे चेक रखे। जो सवाल राना साहब, एएनपी के मौक़िफ़ को आप किस तरह से देखते हैं, वो जो कहते हैं कि जी पंजाब से आगाज़ किया जाए इस ऑपरेशन का, पंजाब में ज़्यादा ज़रूरत है? देखें, जो सियासी जमातें बुनियादी तौर पे इलाकाइयत की बुनियाद पे बात कर रही हैं, अब एएनपी पख्तून के हिसाब से बात करती है, नेशनल पार्टी बलोचों के लिए करती है, केपी जो वहाँ पे बलोचिस्तान में महमूद अचकज़ई हैं, उनका भी पश्तूनों के साथ एक है। तो वो अपने अपने वोट बैंक के लिए उन्हें गुफ्तगू करनी है, और आपको पता है कि इन सब की तमाम तर गुफ्तगू का महवर पंजाब और पंजाब के रहने वाले हैं। पंजाब बड़ा फराखदिल सूबा है, लोग फराखदिल हैं, वो इस तरह की बातों के ऊपर उस तरह रिएक्ट नहीं करते। लेकिन अब सोशल मीडिया पे जो वार शुरू हुई है, उसके अंदर कुछ लोग आवाज़ उठाने लग गए हैं। तो ये हमारी सियासी लीडरशिप का काम है कि इसके अंदर खामखा सुबाइयत को हवा न दें। उनको जो नज़र आ रहा है वो बताएं पार्लियामेंट में खड़े होकर कि पंजाब में ये इलाके ऐसे हैं जहाँ ऑपरेशन होना चाहिए, और अगर ऐसी बात है तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप कहेंगे जी मैं केपी और बलूचिस्तान में ही सिर्फ करूंगा। लेकिन अनरेस्ट भी वही है, उनके लोगों के खदशात भी बेबुनियाद नहीं है कि जब उनके लोग बड़ी पैमाने पर नकलो मकानी करते हैं, उनकी तजारत मुतासिर होती है, उनका रहन सहन मुतासिर होता है, तो सवाल तो उठेगा। और यही काम है स्टेट का, इस हुकूमत का, कि वो आके उनका जवाब दे। लेकिन सबका जिम्मेदारी का मुजाहरा यही करने चाहिए कि जैसे ऑपरेशन का नाम अज़्म इस्तेहकाम है, तो ये पाकिस्तान का अज़्म इस्तेहकाम है, ये किसी सूबे, किसी डिवीजन या किसी इलाकाइयत की बुनियाद पे नहीं है। राना साहब, अभी मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखते हुए या ओवरऑल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए, आपको लग रहा है कि इस ऑपरेशन का जब आगाज़ किया जाएगा तो ये कामयाबी से अपने हदफ को हासिल कर पाएगा? देखिए, कोशिश होनी भी यही चाहिए और उम्मीद भी की जानी चाहिए कि हमने पहले भी दहशतगर्दी के जो बहुत बड़े वाक़यात थे, आपको पता है केपी के अंदर सवात पे उन्होंने कब्जा कर लिया था, वो फाटा के अंदर काबिज हो रहे थे मुख्तलिफ एजेंसीज में, जो अब जिनको अब डिस्ट्रिक्ट्स का नाम दे दिया गया है। तो अब जब हमारी एक स्टेट ने पॉलिसी की कि टीटीपी के लोगों को ला के बसाया जाए, आपको याद होगा इमरान खान, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने किया था, और फिर उन्होंने लोगों के साथ वही काम शुरू कर दिया। जैसे ही सवात में आए, पकड़ के मारना शुरू कर दिया, और उन्होंने अपने हिसाब किताब से शुरू किए, तो फिर सख्ती शुरू हुई। और फिर पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो पॉलिसी अक्सर गलत थी, उनको ला के बसाना
एक गलती थी कि जब तक अफगानिस्तान से उनकी जड़ें खत्म ना हो और वो पाकिस्तान के कानून आइन के मुताबिक तौबा ताइब ना हो जाएं, तो ये मामला चल नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने तो आके अपने फिर हथियार उठा लिए थे। तो उसका एक असर तो आया है ना, जो आज हम फील कर रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट ने एक एपेक्स कमेटी में फैसला किया है और जिसके ऊपर एतराज़ात भी आएंगे और इसी के तहत पॉलिसियां बनती हैं कि आप लोगों की राय भी सुने और फैसले जहां जरूरत है, जैसे मैंने अभी आपको 2 दफा कहा कि रात जो पॉलिसी बयान आया है उसके अंदर से ये वजाहत कर दी गई है कि ना तो फौज की कोई बड़ी मूवमेंट हो रही है, ना लोगों को नकले मकानी कराई जाएगी। तो मेरा ख्याल है शायद आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ बेहतरी बिल्कुल आने वाले दिनों में सूरत हाल क्लियर होगी इस ऑपरेशन को लेके। राना साहब, कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई, आपकी नज़रों से भी वो इंटरव्यू गुजरा होगा नून लीग के साबिक रहनुमा कह लें, साबिक गवर्नर से मोहम्मद ज़ुबैर ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बोला कि जी जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई नवाज शरीफ से जब बानी पीटीआई की हुकूमत थी और तहरीक अदम एतमाद आने वाली थी, तो उससे पहले। तो इस हवाले से अब पीटीआई के जो रहनुमा हैं या जो उनके लोग हैं वो कह रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले इस सारी बात का। आपने फिर अगला नहीं सुना, ज़ुबैर साहब भाग गए हैं उस बात से। उन्होंने शायद बोला, उन्होंने कहा कि मैं यकीन से नहीं कह सकता कि मुलाकात हुई कि नहीं हुई, क्योंकि मैं उसका गवाह नहीं हूँ। देखें, ये गुस्से का इजहार है, जैसे मिफ्ता इस्माइल और शायद फकान अब्बासी ने किए थे। तो कुछ बातें जाहिर है जब आप किसी के साथ रहते हैं तो ये दोनों भाई बदकिस्मत हैं कि इनके वालिद के ऊपर भी बांग्लादेश के हवाले से जनरल गुलाम उमर पे इल्जामात आए थे कि वो क्या मोर्चों में करते रहे, वो मुद्दुर-रहमान कमीशन रिपोर्ट में दर्ज है। और अब उनके दोनों साहबजादे जिस पार्टियों में थे, दोनों अपनी अपनी पार्टियों से लाताल्लुक हो गए। तो ये कुछ खानदानी मसाइल नजर आ रहे हैं कि असद उमर बहुत अच्छे बोलने वाले थे, अपनी पार्टी के साथ खड़े ना हुए, इमरान खान के वो स्टालवर्ड थे और 100 दिनों में सब कुछ करा के देना था, फिर 6 महीने में करना था, फिर मीडिया को दबवाया कि 1 साल में कर देंगे और कुछ ना कर सके। इसी तरह ज़ुबैर उमर साहब को जब पार्टी ने उनकी तमाम तर उसके बावजूद कि वो अनइलेक्टेड थे, उन्हें पहले प्राइवेटाइजेशन कमीशन दिया, फिर गवर्नर बनाया, फिर स्पोक्समैन बनाया, आज वो लाइमलाइट में रहने के लिए, लेकिन एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस मलिक अहमद खान जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं और उनका बड़ा करीबी ताल्लुक है जनरल बाजवा के साथ, और वो मुज़ाकरात-ए-कार थे बाकायदा एस्टैब्लिशमेंट और पीएमएलएन के दरमियान में, सारी चीज़ों के बीच में उन्होंने कहा कि मैं वसूख से कहता हूँ और नवाज शरीफ और जनरल बाजवा केस कर सकते हैं साहब पे। तो आपको पता है कि ज़ुबैर साहब फिर भाग लिए उस बयान से, क्योंकि उनको साबित करना पड़ेगा ना फिर कि मैं जो इल्ज़ामात लगा रहा हूँ उसके आखिर वो बताते हैं ना कि मेरी मौजूदगी में हुई, फलां फलां मौजूद थे। तो वो क्यों फौरी तौर पे चंद घंटों के अंदर अंदर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तायब हो गए उस पहले बयान से, जिसकी वजह से उन्हें मीडिया में बहुत शोहरत मिली, उनके इंटरव्यू शुरू हो गए। ज़ाहिर है मीडिया का भी यही काम है कि अगर कोई ऐसा भड़काने वाला बयान देगा तो उसके साथ तो काम चल जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि ज़ुबैर साहब, आपको क्या लग रहा है कि ज़ुबैर साहब गुस्से में उन्होंने इस टाइप का बयान दे दिया? तो सर जी बात यह है कि जिसको कुछ नहीं मिलता, शायद फकान अब्बासी का मसला क्या है, एक दफा वजीर आजम बना दिया, दूसरी दफा नहीं बनाया। तो जब वजीर आजम बने थे तो साकिब निसार साहब से डरते हुए कानून साजियां छोड़ के निकल लिए थे कि नैब को नहीं बदलना। उसने कहा मैं उड़ा के रख दूंगा सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने वो कानून ही नहीं बदला। तो ये हर एक के साथ मसाइल होते हैं। मिफ्ता इस्माइल पॉलिटिकल लोग हों, ये आए, इनको 2 दफा उन्होंने वजीर खजाना बनाया नवाज शरीफ ने, क्योंकि दोनों दफा ये आइन की शिक के तहत नामजद वजीर खजाना बने और 6 माह की इनकी मुद्दत थी। इनका अपना फैसला है, ये पार्टी के साथ रहे। इनके भाई मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान की पार्टी को फाइनेंस करते रहे और चंदे शंदे देते रहे 2018 के इलेक्शन में। ये जो बिजनेस पार्टियां होती हैं, इनका काम होता है हर तरफ खेलना और अपना अपना देखना। अब वो जो उनके साथ पॉलिटिकली बहुत मुतारिक थे मुस्तफा नवाज खोकर, इन 3 ही लोगों के नाम थे ना पहले, तो उन्होंने भी कहा कि मैं इस पार्टी में तो नहीं जा रहा, मैं तो देखूंगा अभी, क्योंकि उन्हें समझ आ गई ना कि सिर्फ इंटेलेक्चुअली बयान देने से तो राना साहब एक अदर साइड ऑफ द पिक्चर कह लें या इसी से मिलता जुलता एक इल्ज़ाम कह लें मीन गंडापुर की जानिब से भी लगाया गया जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ। उन्होंने भी ये कहा जी कि तब फैज़ हमीद जो थे उनको हटाया गया, वो तालिबान के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, सारे मामला थे, लेकिन उनकी इफेक्टिव पॉलिसी की तायद भी की उस वक्त की हुकूमत ने, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ओहदे से हटाया गया और सारी तमाम तर जो तवज्जो है वो पीटीआई को कंट्रोल करने के लिए लगाई गई। जब उस गवर्नमेंट ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी तो अफगानिस्तान के इशूज़ और नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़ की बुनियाद बना के ही वो प्रेस रिलीज जारी की गई थी। तो फिर आर्मी के अंदर पोस्टिंग ट्रांसफर्स या तो फिर वजीर आजम तय कर लेना कि उसने करना भी है और सिविलियन सुपरमेसी पे चलनी है। वो 4.25 साल बाद ये ना कहे मैं तो कुछ भी नहीं करता था, सब जनरल बाजवा करते थे।
जब इक़्तिदार में नहीं थे तो कहते थे कि नवाज शरीफ की तरह अगर मेरे साथ होता तो मैं कान पकड़ के आर्मी चीफ को निकाल देता। तो फिर हौसला करते ना, फिर बकरी बन गए, फिर डीजीआईएसआई को क्यों बदलने दिया? फैसला करते ना कि ये मेरे अंडर एजेंसी और मैं इसको किसी सूरत में नहीं बदलूंगा, तो फिर ले लेते। गंडापुर साहब जो बात कर रहे हैं ये उनकी राय है ना, लेकिन हकायक ये हैं कि फिर इमरान खान तो नहीं ना खड़े रह सके थे। और इन बुनियादों पे तो बहुत हमारी हुकूमतें गई हैं कि मिलिट्री में जब आप पोस्टिंग ट्रांसफर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो वो टोटल डोमेन उनकी शुरू से समझी जा रही है, या फिर ये इमरान खान साहब स्टार्ट करते फिर एक कर्नल से पार्लियामेंट को ना ऐसा क्यों होता है कि जब तक हुकूमत बरकरार रहती है? जी जी एक मिनट, अगर एक कर्नल से पार्लियामेंट ना चलवाते और अपने सियासी फैसले खुद करते तो फिर आर्मी की इंटरवेंशन इतनी ज्यादा ना होती, फिर इंटेलिजेंस इनपुट इतनी ज्यादा ना होती, ये उनको फिर इनके लोग वो तो बानी पीटे खुद कह गए ना राणा साहब, वो आप किसी बात से रिलेटेड पूरी कर लेने दें। नहीं, मुझे बात पूरी करने दें कि फिर वो कहते थे कि एजेंसियों का काम है टेलीफोन टेप करना, फिर इजाजतें ना देते, फिर पब्लिकली उसे ऑन ना करते, वो डेमोक्रेट जनरल ना होता जनरल बाजवा, तो फिर बड़ी बात होती कि आप उस वक्त ये फैसले करते, तो आज कुछ बात होती तो आपकी बात की वुकत होती। जब सब कुछ खत्म हो गया तो आपने सारा इल्जाम उन पे लगा दिया। उस वक्त शहजाद अकबर के साथ बैठ के बशीर मेमन को कहते थे कि नैब को तो वो कंट्रोल कर लेता है और तुम ख्वाजा आसिफ के खिलाफ पर्चा नहीं दे सकते। ये चीजें उसी वक्त रिकॉर्ड में आई, कोई बाद में नहीं आई। राणा साहब, बानी पीटीआई तो खुद अपने दौरे इक़्तिदार में ही कहते थे ना कि उनकी हुकूमत इत्तेहादियों के सर पर टिकी है और जब भी कोई कानून साजी करनी होती है, इवन असेंबली का कोरम पूरा करना होता है तो फोन घुमाने पड़ते हैं, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि जी आप कहें इत्तेहादियों को और वो पार्लियामेंट में आए। नहीं, अब उन्होंने दौरे इक़्तिदार में कभी ये बात नहीं कही। उसके बाद जब इक़्तिदार जा रहा था उसके बाद कही। देखे ना, उस वक्त तो एक कर्नल से सबको दबाया जाता था। एतमाद का वोट, फिर डीजीआईएसपीआर और डीजीआईएसआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हुई कि हमने एतमाद का वोट देने के बाद तय किया कि अब हम इनके साथ नहीं चल सकते, ये बोझ हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पड़ गया हुआ है कि जी आप चलाएं। और जब मिलिट्री हटी है तो इत्तेहादी निकल लिए। अब उसके ऊपर तो बेशुमार चीजें आ चुकी है ना। लोग कह रहे हैं कि जी जनरल बाजवा ने साजिश की, कहीं कोई लंदन प्लान बनाता है, कहीं कोई कुछ कहता है, वो अमेरिका से चला और मोहसिन नकवी पे गिरा और फिर दोबारा जनरल बाजवा के ऊपर आ गया कि नहीं, अमेरिका को भी उन्होंने कायल कर लिया था कि मेरी हुकूमत को निकालना बड़ा जरूरी है। उनकी किसी बयान पे आप ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि पता नहीं वो कैंसिल माई लास्ट ऑर्डर जो CMLA चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का होता था, तो उसका मतलब है कि कैंसिल माई लास्ट ऑर्डर, ये यूटर्न कह देते हैं उसे कि ये तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा राणा साहब, एक और अहम मामला है, सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत जारी है। इस मामले को किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाएगी मखसूस नशिस्तें? देखें, मेरी तो पहले दिन से ये जाती राय थी कि ना इनकी नशिस्तें हैं ना इनको मिलेंगी, और जो इलेक्शन कमीशन ने किया वो उसको मैं कहता हूँ कि ये माले गनीमत है जो बांट दिया गया। अब उसके ऊपर आखिरी मोहर सुप्रीम कोर्ट लगाएगी कि वो बांटा गया माल असम्बलियों की नशिस्तों का मखसूस वो वापस होगा, हवा में रहेगा, नहीं रहेगा, वो क्या सजेशन देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कल वकला की लाइव जो कुछ क्वेश्चनिंग सुप्रीम कोर्ट के मस्जिद जज साहिबान ने किया है, तो उनके पास आए बाएं शाएं के अलावा किसी किस्म का जवाब नहीं था। फैसल सिद्दीकी साहब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील थे, वो गिड़बड़ा जाते थे। जब उनसे पूछा जाता था वो पहले एक मौकफ लेते थे, वो कहते थे अब आप ये बात कर रहे हैं तो आपने पहले मौकफ की नफी कर दी। सलमान अकरम राजा ने आके एकदम कह दिया कि मैं फैसल सिद्दीकी की जो इंटरप्रिटेशन वो आइन की प्रोग्रेसिव आपसे मांग रहे हैं, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, आप खालिस्तान आइन पे रहें। तो आपको एक तो अंदाजा हो गया कि वो सीटें तो उनको नहीं जा रही। मेरे ख्याल में ये तो तकरीबन इत्तेफाक राय से फैसला आएगा, और बाकी नशिस्तें देने PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI, जिसमें जो आज जिसके घर बार बार पहुंच रही है PTI, वो भी बेनिफिशरी है उन मखसूस नशिस्तों की, KP के अंदर भी। तो वो उसका फैसला आज चुके इंदिया यही दिया कि आज वो तय हो जाएगा। हो सकता है वो महफूज कर लें और हो सकता है शॉर्ट फैसला सुना दें। वो अक्सरियत राय से आएगा, वो शायद मुत्तफिका ना आए। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राणा साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और इस वक्त जो सियासी है जिस तरह से सियासी गहमा गहमी अरूज पर है, उस हवाले से अपना तजिया दे रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खेल के मैदान से। तो T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के सुपर मुकाबले जारी हैं। ग्रुप A से भारत, जबकि ग्रुप 2 से साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मगर पाकिस्तान की नाक़िस कारकर्दगी पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से कौमी टीम में सर्जरी से मुतालिक बयान पर मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। जितने मुंह उतनी बातें। कहा यह जा रहा है खिलाड़ी जो है वो मैनेजमेंट पर और मैनेजमेंट जो है
वो आपस में आमने सामने हुई और मैनेजमेंट ये कह रही है कि खिलाड़ी जो है फिक्सिंग वाले मामले में शामिल हैं। खिलाड़ियों और मैनेजमेंट दोनों पे ही शहर बानो फिक्सिंग के इल्जामात लग रहे हैं और अब कहा यह जा रहा है जी कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसे मजबूत बनाया जाएगा और एक बड़ा फैसला ये सामने आया है, कौमी टीम में शमूलियत के लिए तमाम प्लेयर्स के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में शिरकत को लाजमी करार दिया गया है। तो पीसीबी में चल क्या रहा है और सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश खबरों में कितनी सदाकत है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, स्पोर्ट्स तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अवैस। अवैस, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। इससे पहले के कौमी क्रिकेट टीम की बात की जाए, पहले अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर बात करें कि अभी बांग्लादेश और अफगानिस्तान मद्दे मुकाबिल हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अफगानिस्तान जीतता है तो वो चौथी टीम होगी सेमीफाइनल के लिए, और अगर बांग्लादेश जीता है तो ऑस्ट्रेलिया का चांस बनेगा। तो आपको क्या लग रहा है, चौथी टीम कौन सी होने वाली है? अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा। वैसे बड़ा मुझे अभी सरप्राइजिंग लगा, मैं अपना ऑस्ट्रेलिया का सोशल मीडिया अपना ट्विटर हैंडल अकाउंट देखा तो लिखा था कम ऑन बांग्लादेश। बड़ी सरप्राइजिंग मुझे लगी, लेकिन इसमें मैच में लगी मुझे सीरियसली, मैं कहता हूँ कि इस पे एक्शन भी होना चाहिए क्योंकि कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे। जब बारिश थोड़ी सी भी हल्की सी स्टार्ट हुई है, जोनाथन ट्रॉट ने अपने प्लेयर्स को इशारा भी किया कि थोड़ा स्लो डाउन आप लोग कर लो। अफगानिस्तान टीम ने बॉल नहीं होने दी, बल्कि उन्होंने गुलबादी नायब तो एकदम नीचे गिर गए। फुटबॉल प्लेयर्स अपना एक्टिंग नहीं करते कि मुझे क्रैम्प पड़ गया, वो नीचे गिर गए क्योंकि 2 रन शॉर्ट था अपना बांग्लादेश डकवर्थ लुइस के अगर मुताबिक करें। ये चीजें जो सी बड़ी नोट डाउन होती हैं यहाँ पर इतने हाई इंटेंसिटी मैच के अंदर। लेकिन हैट्स ऑफ है, मैं कहूंगा अफगानिस्तान को जिस तरीके से इस टूर्नामेंट के अंदर वो चला है। अगर आप कहें कि अपना उन लोगों ने एक अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, और लिटरली अगर मैं पूरे 12 महीने की बात करूं तो पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीमों को उन्होंने हराया। दैट मींस कि उनकी क्रिकेट अच्छी चल रही है, एक सेल्फ बिलीव एक टीम के अंदर आपको नजर आता है। लेकिन बांग्लादेश की मैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा, जिस तरीके से बांग्लादेश इस वक्त पूरे टूर्नामेंट के अंदर आपको एक डिफरेंट साइड नजर आई है। उनके स्पिनर्स ने बहुत अच्छा अपना परफॉर्म किया, खास करके उनके बॉलर्स की बात करें। अभी भी इस वक्त लिंटन दास तो मौजूद है 39 के अंदर, स्कोर 114 है डकवर्थ लुइस की वजह से। सबकी नजरें इस वक्त एक ही मैच पे, बांग्लादेश तो बाहर हो चुका है इस मैच से, लेकिन अफगानिस्तान या ऑस्ट्रेलिया अगर बांग्लादेश जीतने में कामयाब होता है तो अफगानिस्तान का सफर जो उनसा अख्ताम होगा वर्ल्ड कप में। वेस्ट डिजर्विंग टीम कौन सी है, किसको जाना चाहिए? देखिए, डिजर्विंग टीम की अगर बात करें, जो वैसे अफगानिस्तान की तरफ तो था, लेकिन जो अभी जो सूरत हाल इन्होंने की है अपना गुलबदी नाइब ने, लिटरली ये बनती नहीं। ऐसा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करूं, ये बनती नहीं थी। आप एक इतना आपको खौफ है कि 2 रन डकवर्थ लुइस के मामले पे आप अपना क्रैम्प का इशारा करके आप ग्राउंड में गिर भी रहे हो, फिर आप अपना एक्टिंग करके बाहर जाओ। लिंटन दास ने करके भी दी एक्टिंग कि क्या कर रहा है, बाहर जाके फिर आप अगले ओवर में वापस भी आप अंदर आ रहे हो। दैट मींस के कुछ ना कुछ मामला था, आप करना चाह रहे हो, यहाँ पर डिजर्व नहीं करते आप। अब मैं कहता हूँ जो मामला हुए हैं यहाँ पर, दे डोंट डिजर्व, इट्स नॉट अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। यहाँ पर आप बांग्लादेश पे अपना करती है। लेकिन सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी, 10 साल के बाद साउथ अफ्रीका इस दफा सेमीफाइनल खेलने में कामयाब हो रहा है। मैं उस दिन क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं ना, मेहनत करेंगे तो आगे आएंगे। जब आप बल्ला ही नहीं चलाएंगे तो फिर आप घर बैठेंगे। अच्छा वैसे हमने सुना था कि हमारी जो कौमी टीम है इनकी कारकर्दगी पर चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी जो मोहसिन नकवी साहब है, उन्होंने कहा था कि मेजर सर्जरी करूंगा मैं। अब ये समझ आ रही है, बात सुनने में आ रही है कि जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी जानिब से कहा गया है कि ये इस बयान से हट चुके हैं। वो मेजर सर्जरी होगी या नहीं होगी? देखिए, ये बड़ा एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि जिस वक्त मेजर सर्जरी की बात करते हैं, आपको पता है जब भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस खराब होती है, किसी मेजर इवेंट के अंदर होती है, तो मेजर सर्जरीज यहाँ बहुत से मामला की बात हमेशा होती है। लेकिन जब मेजर सर्जरी की आप बात करें तो खाली क्रिकेट टीम की नहीं होती, प्लेयर्स की नहीं होती, मैनेजमेंट की भी होती है। फिर यहाँ तक के जो करता आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के, तो ये भी कहा जा रहा है कि चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज को हटाया जा रहा है। अभी तक तो देखें खबरें हैं, अभी तक एक रिपोर्ट तैयार होनी है कोच की तरफ से। और गैरी कर्स्टन जिस तरीके से उस दिन अपना उनकी एक बढ़ास निकली है, गैरी कर्स्टन आपको पता है एक बहुत तगड़े मंजे हुए कोच हैं। वो किसी भी टीम की कप्तान कोचिंग इतनी जल्दी लेते नहीं है जब तक उनको एक चीज में स्मार्ट नजर ना आए। लेकिन वही चीज है ना, मैंने कहा कि इतना तगड़ा बयान आना, गैरी कर्स्टन को अल्लाह करे कि आगे कंटिन्यू करें। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, हमारा एक छोटा सा एक मसला क्या है, ऐसा अवाम भी, ऐसा हम जब बैठते भी हैं कि जब एक कोच को हम हायर करते हैं, हम कहते हैं कि यार आया वो एक सीरीज के अंदर हमें जो सा ना वो रिजल्ट दे दे, नहीं होता। आपको उसको टाइम देना पड़ता है। उन्होंने बहुत सी टीम्स, जैसे इंडिया की बात करें 2011 का वर्ल्ड कप जिताया, उनको टाइम दिया गया था, 2-3 साल उन्होंने मेहनत की है, तो तब जाके एक टीम बनी थी। आपको इसको टाइम देना पड़ेगा गैरी कर्स्टन को। लेकिन जो अच्छी चीज है, अगर ऑपरेशन हो रहा है, मैंने कहा ना, आप फिर डोमेस्टिक क्रिकेट के जो ऊपर बैठे हैं करता धरता, वहां से ऑपरेशन करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक लेके आए। क्योंकि एक बहुत बड़ा एक इशू हमारे यहाँ अलमिया रहता है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट का जो टॉप परफॉर्मर है, अभी भी जो पाकिस्तान शाहीन्स का आप स्क्वाड की बात करें, उसमें बहुत से लड़के टॉप परफॉर्मर है जो पाकिस्तान के अंदर नहीं नजर आ रहे आपको शाहीन्स के अंदर।
तो जो एक ट्रांसपेरेंसी है ऊपर तक वो नहीं नजर आती। तो सब अकाउंटेबल है यहाँ पर। अगर आप वैस के वहाब रियाज का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? कहा तो ये जा रहा है कि उनको हटा दिया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है कि शायद इख्तियारात उनके बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि अभी तो रिपोर्ट आनी है कोच की तरफ से और टीम मैनेजर, क्योंकि खुद भी वहां पे उन दोनों की तरफ से इस वक्त रिपोर्ट आनी है। लेकिन जो परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान टीम की, दो चीजें तो मैं यहाँ पर खुद भी कहूंगा कि आप एज चीफ सेलेक्टर और फिर एज सीनियर टीम मैनेजर आप नहीं रह सकते। आप एक चीज आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें, या तो आप चीफ सेलेक्टर रहें या आपने किसी भी रोल के अंदर रहना है। लेकिन जो सारी सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की बनी है, बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं। पाकिस्तान टीम सिलेक्शन की बात करें, चाहे इंटरनेशनल टूर्स की बात करें। वैसे अभी आपने डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की है कि डोमेस्टिक क्रिकेट से प्रमोट होना चाहिए कोई भी प्लेयर जो ऊपर आए टीम में, तो ये बताइएगा अब जो डिसीजन लिया गया है कि अगर आपने कौमी टीम में शमूलियत इख्तियार करनी है तो डोमेस्टिक क्रिकेट लाजिम है, इससे अब फर्क पड़ेगा। अच्छा डिसीजन है ये? देखिए, बहुत जबरदस्त डिसीजन है। आपका एक क्लॉज है, जब आप पाकिस्तान क्रिकेट खेलने लगते हो, पाकिस्तान टीम के लिए एलिजिबल होते हो, तो वहां पर लिखा हुआ है कि आपने डोमेस्टिक को लाजमी तरजीह देनी है। उस क्लॉज को कितना इंप्लीमेंट किया जाता है वो आपके सामने है। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करूं पाकिस्तान टीम का डिफरेंट अपना चले इंडियन टीम के साथ अगर कंपेयर करूं, हमारी ग्रुप में थी वो, उनका एक एक लड़का रणजी ट्रॉफी की जो उनसे कम से कम 50 से 60 मैचेस खेला होगा, नहीं तो 40 मैचेस जरूर खेला होगा। मैं सीजन की बात कर रहा हूँ। हमारे जो लड़के इस वक्त पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, जो पिछला सीजन भी गुजरा है, हार्डली किसी ने 10 से 15 मैचेस खेले होंगे। तो ये चीज होती है, जब आप लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट खेलते हो तो आपको स्टेबिलिटी भी आपके अंदर आती है, साथ ही साथ दीगर काउंटीज पे ज्यादा फोकस रहता है। देखिए, ये चीज मैंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज पे कोशिश कर रहे हैं। अब इम्प्लीमेंट कितना स्ट्रांग होता है वो देखने वाली बात है। कि यहाँ तक बात हो रही थी कि अब सिर्फ 2 लीग्स आपको अलाउ होंगी पीएसएल के साथ, क्योंकि हमारा एक थोड़ा सा एक अलमिया ये भी रह चुका है इस वक्त, जितनी दुनिया क्रिकेट के अंदर मामला चल रहे हैं। आपने न्यूजीलैंड का भी हाल देखा होगा कि वो ज्यादा तरजीह लीग क्रिकेट देते हैं एज कम्पेयर टू। अच्छा, वैसे हमारे पास वक्त बड़ा कम है, जाते जाते ये बता दीजिएगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं इनके खिलाड़ियों के, इसमें कोई तनज़्ज़ुली की बात की जा रही है? देखिए, ठीक है, आपसे भी बात करते हैं अवैस। बहुत शुक्रिया अवैस आपका। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तानी नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए कोशां यूथ पार्लियामेंट की, जिसके एक खुसूसी वफ़द ने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की दावत पर गुज़िश्ता दिनों बरतानिया का दौरा किया। वफ़द के अरकान ने बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान और हाउस ऑफ कॉमन्स की डेप्टी स्पीकर से मुलाकात की और नौजवानों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इस वफ़द में शामिल यूथ पार्लियामेंट की रुकन बख्तावर महमूद आज सुनो पाकिस्तान के मेहमान हैं, तो उनसे बात करते हैं। वेलकम करते हैं आपको बख्तावर, कैसी हैं आप? हमें ये बताइएगा कि ये यूथ पार्लियामेंट है क्या और किस तरह से इसमें शमूलियत कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल बताइएगा। जी, थैंक यू सो वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग आप सबको। Good morning. बहुत खुशी होती है सुबह सुबह जो है ना पॉजिटिव बातें करते रहे हम लोग। तो आपने जिस तरह से यूथ पार्लियामेंट का जिक्र किया, तो यूथ पार्लियामेंट बेसिकली एक इनिशिएटिव जो है वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में जो है काम तो हो रहा है बहुत ज़्यादा इस इनिशिएटिव के हवाले से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अच्छे लोग काम करते हैं वो ज़रा थोड़ा सा लाइमलाइट में काफ़ी अरसे बाद आते हैं। ये बेसिकली कॉमनवेल्थ एसोसिएशन का तीसरा विज़िट था, जिसमें काफ़ी सारे जो हमारे मेंबर्स थे, मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट डिवीज़न, यानी कि इट्स टोटली ए पॉलिटिकल, यानी कि इसके पॉलिटिकल अलायंस कोई भी नहीं है, लेकिन एक सोशल वर्क है उन तमाम प्रोफेशनल्स का जो कि अपनी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, बट दे स्टिल वांट कि किसी न किसी तरीके से हम अपना एक रोल प्ले करें। तो ये एक बड़ा एक अच्छा मौका हमें मिल गया कि जहाँ एक्सपोजर तो हमें मिला ही मिला, जहाँ पे हमने यूके पार्लियामेंटेरियंस के साथ मुलाकात की, वहाँ पे विज़िट्स के अलावा हमारी जो इंटरेक्शंस हुई, तो हमें यही समझ आया कि जिस लेवल के ऊपर हमारी यूथ इस वक्त पाकिस्तान के लिए मेहनत करना चाहती है, जिस तरह से पॉजिटिव हम सोच रहे हैं, मे भी शायद दुनिया भी उसी तरफ जा रही है, और हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक भी जो है वो उनकी तरफ से मिला। बख्तावर, यूथ पार्लियामेंट काम किस तरह से करती है, तरीक़ाकार क्या है? वैसे इसके जो कायद हैं, जो इसके प्रेसिडेंट हैं उबैदुर रहमान कुरैशी, उनके साथ काफ़ी इंटरेक्शंस हमारी जब रही, तो हमें भी पहले यही कन्फ्यूजन्स थी कि बेसिकली ये होता क्या है, लेकिन इसका एक बड़ा थॉरो प्रोसीजर है। पहले तो ये कि ये आपसे खुद भी कांटेक्ट कर लेते हैं, कोशिश जैसा हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होता है कि दे पिक द इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटीज़, और उनको अप्रोच किया जाता है कि क्या वो वॉलंटरली इस एसोसिएशन का पार्ट बनना चाहेंगे, और अगर कोई अपना इंटरेस्ट भी शो करना चाहता है तो उसके कुछ थॉरो किस्म के जो है इंटरव्यूज़ भी होते हैं, कुछ सेशंस होते हैं जिसमें मुलाकातें भी होती हैं, और उसमें उनका एप्टीट्यूड देखा जाता है कि क्या वो अपने प्रोफेशन के अलावा, एक जॉब के अलावा, या जो भी वो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उसके अलावा भी वॉलंटरली सोशल वर्क करने को तैयार हैं। और उसके पूरे इंटरव्यूज़ के पैनल्स होते हैं, जो मेन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं ऑब्वियसली वो जो है वो इलेक्टेड होते हैं, बाकी जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं।
अच्छा बख्तावर, हमें अपने दौरे के बारे में बताइएगा। विजिट कैसा था, किन किन शख्सियात से मुलाकात हुई, कहाँ रहना हुआ और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो आपने विजिट की? सबसे मज़ेदार बात ये थी कि इस 10 से 12 दिन के विज़िट के अंदर हम तकरीबन 5 से 6 शहर गए। हमारा जो अराइवल था वो लंदन में था और तकरीबन 5 से 6 दिन की हमारी एक्टिविटीज़, जिसमें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के साथ जो हमारा विज़िट था वो बेसिकली लंदन में था। लेकिन जब हमने पार्लियामेंट हाउस को विज़िट किया तो वो एक बिल्कुल एक जो हमने हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो टीवी पे देखा था, मूवीज़ में देखते थे, सुनते थे, डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखते थे, उसको लाइव देखा। और हम बड़े खुशनसीब भी रहे कि उसी दिन जो प्राइम मिनिस्टर, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके पार्लियामेंट, उनका क्वेश्चन आंसर सेशन भी था जो हमने अटेंड किया। और जैसे ही हमने उस बिल्डिंग से वी वर डिपार्टिंग तो उसी दिन जो है यूके इलेक्शंस भी अनाउंस हुए। इसके अलावा जो लंदन के वेस्टमिनिस्टर के मेयर, लॉर्ड मेयर, मैनचेस्टर के लॉर्ड मेयर, इनसे भी मुलाकात हुई। लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये थी कि जब हम स्कॉटिश पार्लियामेंट का हमारा विज़िट हुआ तो वहाँ में हमजा यूसुफ मिले, जो कि पाकिस्तानी निज़ाद उनके मेंबर पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके फर्स्ट मिनिस्टर रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। और जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी डेलीगेशन आया हुआ है, हमने छोटे से बैजेस लगाए हुए थे अपने कोच के ऊपर, तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। वो रुके अपनी मीटिंग से, हमारे लिए उन्होंने टाइम निकाला, हमारे साथ कुछ पिक्चर्स वगैरह भी ली। लेकिन ये कि इस तरह की इमेज वगैरह जो पाकिस्तानी यूथ का एक क्रिएट होता है बेस्ड ऑन द एक्सपोजर, तो आई थिंक कि बहुत सी यूथ अभी भी अच्छा काम कर रही है और मे बी इट्स टाइम कि उनको सपोर्ट किया जाए। बख्तावर, ये बताइएगा पाकिस्तानी नौजवानों को यूथ पार्लियामेंट क्या ऑफर कर रही है इस वक्त? पाकिस्तानी नौजवान को तो कुछ मेरे ख्याल में ये कुछ उल्टी साइड पे होना चाहिए। इट शुड बी द अदर वे अराउंड कि हम क्या ऑफ़र कर सकते हैं हमारी यूथ पार्लियामेंट को। जिस तरह से मैंने कहा कि ये एक वॉलंटियर बेस्ड इनिशिएटिव है, यहाँ पे कोई आपकी सैलरीज नहीं होती, यहाँ पे आपके सेल्फ फंडेड ट्रिप्स होते हैं। तो जहाँ लोग समझते हैं कि जी हमें विजिट्स करने का मौका मिल जाएगा, नो डाउट एक्सपोजर आपको ज़रूर मिलता है, लेकिन इसमें मेहनत आपको खुद करनी पड़ती है। तो जहाँ आपका मेरिट क्वालिफाई होगा उसके बाद मेहनत आपने ये भी करनी है कि आप उस चीज़ को बड़ा सिंसियरली लें। और जहाँ आपके पैसे भी खर्च हो रहे होंगे तो वहाँ पे आपकी सिंसियरिटी के लेवल जो है वो थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये भी बताइएगा इसका मेंबर कैसे बन सकते हैं? आई थिंक जो YPP के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे कांटेक्ट कर लें, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और जो उनके सोशल मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो कुछ क्वेरीज वगैरह आपसे कुछ सवालात वगैरह पूछेंगे, उनके जवाब दिए जाते हैं। और जब आपके पास फीडबैक आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसके बाद ही ईयरली टर्म्स की बेसिस के ऊपर कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं और जब ये इलेक्शन जो है हमारे स्टार्ट होंगे। अच्छा बख्तावर, हमें लास्ट में बताइएगा कि पाकिस्तान के नौजवानों की तादाद किसी भी मुल्क से ज़्यादा नज़र आ रही है, तो इस ताकत को हम पॉजिटिव वे में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन बात तो यही है कि जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इस वक्त पाकिस्तान के यूथ के पास है, मे बी वो शायद किसी और कंट्री के पास उस तरह की नहीं है। अगर हम सिर्फ वोटिंग टर्नआउट की बात करें तो यूके का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि उनकी यूथ जो है वो पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इंटरेस्टेड नहीं है। इवन जो टर्नआउट होता है इलेक्शंस वाले दिन, वो पाकिस्तान की बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस एंड ऑब्वियसली इस दफ़ा जो यूथ है ना वो चेंज अपने हाथ में लेना चाह रही है। और जितनी परसेंटेज ऑब्वियसली डिसीजन मेकर्स की, जिन्होंने इस मुल्क में रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, जितना डिसीजन उनका होगा मे बी वो अपने लिए बेहतर फैसले कर सकेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका बख्तावर, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। और इसी तरह के नौजवान जो हैं ये पाकिस्तान का सरमाया है, पाकिस्तान के हीरोज़ हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने सुनो पाकिस्तान का हिस्सा बने, आपके सामने तमाम हीरोज़ को लेके आए जो पाकिस्तान का नाम किसी भी तरह से रोशन कर रहे हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की हम बात करते हैं। इस ईद पर पाकिस्तानी शायकीन को बड़ी स्क्रीन पर बहुत सी फिल्में देखने का मौका मिला। एक तरफ पाकिस्तान की पहली साइंस फिक्शन फिल्म उम्र हयार ने धूम मचाई, दूसरी तरफ नबील कुरैशी की नाबालिग अफराद ने लोगों की खूब तवज्जो हासिल की। इसके अलावा भेड़िया, अभी और एजेंट अनीला भी सिनेमा की जीनत बनी। अलबत्ता फिल्म मंजू मारिया की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी गई और इसकी वजह भी जानेंगे। ये भी जानेंगे कि कौन सी फिल्म शायकीन की तवक्कुआत पर पूरी उतरी। इसके अलावा शोबिज़ की दुनिया की कुछ अंदर की खबरें भी जानते हैं। तो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद। बिल्कुल जी, ड्रामा एंड फिल्म क्रिटिक हारून शुएब साहब हमारे साथ मौजूद है। वेलकम करते हैं आपको। हारून, कैसे हैं? बताएं फिर कौन सी फिल्म जो है वो टॉप पर रही ईद पर, क्योंकि आपने और मैंने तो भेड़िया देखनी थी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए आपने। अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल बहुत हैपनिंग ईद रही हमारे पास। सिनेमा जो थे वो उनमें सब स्क्रीन्स जो थी वो काफ़ी बिजी रहीं। जिस तरह आपने कहा उम्र यार, और फिर उसके बाद नाबालिग अफराद बड़े बिजनेस लेती रहीं। अभी भी एक फिल्म थी जो कि गौहर की और कुबरा की, वो बहुत लोगों ने पसंद की।
भेड़िया मैंने और बानो ने देखी थी, वो बिल्कुल हमने देखी। अच्छा। वो भी फिल्म थी। मुझे ये लगा हारून जब ये इंट्रो करवा रहे थे तो मुझे लगा कि अजीम जो है ना वो कहेंगे कि भेड़िया और एजेंट अनीला को देखते हुए चीखें निकल गई अवाम की। तो हारून साहब बताइएगा फिर आपकी फेवरेट मूवी कौन सी रही इन तमाम मूवीज में से जो लगी ईद पर? देखिए जी, मजाक की बात तो खैर और रही, लेकिन उम्र यार एक बहुत खूबसूरत फिल्म VFX के साथ पाकिस्तान की पहली जो है वो साइंस फिक्शन फिल्म बनाई। उस्मान मुख्तार ने, फरहान ताहिर हैं, सनम सईद ऑफ कोर्स, मंजर सहबाई साहब, तो बड़े बड़े एक्टर्स के साथ। और मुझे बड़ी खुशी होती है जी कि पाकिस्तान में जो डायरेक्टर्स हैं और फिल्म मेकर्स हैं, असफर ने जिस तरह ये फिल्म बनाई, वो हर तरह के जॉनरा के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक ही तरह की फिल्में, जिस तरह हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे हमारे पड़ोसी मुल्क में जब एक तरह की फिल्म हिट होती है तो फिर उसी तरह की फिल्में बनती ही चली जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री छोटी है, वो अभी भी एक्सपेरिमेंट करने की कैपेसिटी रखते हैं और पैशन रखते हैं। तो हम हर तरह की फिल्म ट्राई करते हैं, और ये उम्र यार जो है ये एक बिल्कुल नया जॉनरा है, लेकिन बहुत खूबसूरत। और पाकिस्तान के हवाले से हम अगर देखें तो जिस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जिस तरह के रिसोर्सेज और बजट्स हमारे पास होते हैं, उसके बावजूद इतनी अच्छी फिल्म बना लेना साइंस फिक्शन के हवाले से, और जिसमें स्पेशल इफेक्ट्स भी हों, बड़ी बात है। अच्छा हारून, इसमें अब कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है? क्योंकि अब एक मूवी बनी है, ये VFX का जो इस्तेमाल इन्होंने किया नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है, अब ये बनते रहना चाहिए। देखिए जी, अगेन मैं ये कहूँगा कि इस फिल्म को अगर हम देखते हैं तो टीम कोई बहुत बड़ी नहीं है, और ये भी नहीं कि ये लोग बहुत अरसे से फिल्में बना रहे थे तो बहुत सीजन थे। उनका एक अपना जॉनरा था, अपना पैशन था, उन्होंने उसको फॉलो किया और उन्होंने एक अच्छी फिल्म बनाकर प्रेजेंट की। तो मेरे ख्याल में इसी तरह की अगर हम कंसिस्टेंसी रखें, और जो भी फिल्म मेकर है वो अपने टॉपिक के साथ, अपने सब्जेक्ट के साथ और अपने जॉनरा के साथ ऑनेस्ट हो, चाहे वो रोमांटिक फिल्म बना रहा है, रोमांटिक कॉमेडी हो, चाहे वो सोशल ड्रामा हो, चाहे वो ये एक्शन फिल्म हो, या VFX की बेस पे अगर कोई चीज़ बन रही है, लेकिन उसमें 100% कमिटमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद आप ये देखिए कि एक मुश्किल जॉनरा की फिल्म अगर इतनी अच्छी बन सकती है तो फिर बाकी चीज़ें तो हम बनाते ही रहते हैं। हमारे ड्रामे इतने अच्छे हैं तो हमारी मेन स्ट्रीम फिल्में क्यों नहीं अच्छी होंगी? बिल्कुल ऐसे। अच्छा हारून, मंजू मारिया जो है वो नहीं हो सकी रिलीज, उसके पीछे क्या कहा? जी, वो उसकी कहानी ये है जी कि बिल्कुल मैं खुद भी आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म। हमारे एक दोस्त हैं असद अली, वो उस फिल्म में हीरो का किरदार अदा कर रहे थे, तो हम सब बड़े एक्साइटेड थे कि हम जाकर देखेंगे। हुआ ये कि पंजाब गवर्नमेंट ने भी और सिंध गवर्नमेंट ने भी, दोनों सूबाई गवर्नमेंट्स ने उसको सेंसरशिप के बाद रिलीज सर्टिफिकेट दे दिया था, लेकिन फेडरल पे उसको रोका गया। और मैंने क्योंकि फिल्म देखी नहीं, जाहिर है मुझे तो मौका नहीं मिल सका, मैंने ये जब इसको कहानी को थोड़ा सा कुरेदा तो मुझे पता चला कि उसके सब्जेक्ट के साथ कुछ इश्यूज थे, जिसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने उसको रोक दिया उसकी रिलीज़ को। और उन्होंने कहा कि जी कहानी जो है वो इस तरह की नहीं है कि हमारे माशरे में उसको हम प्रेजेंट कर सकें। हारून, वैसे एक बात है, मतलब आर्ट की कहा जाता है कोई बाउंड्री नहीं होती है, और वो जिस तरह से वाक़यात हैं, जिस तरह से मामलत हैं, उनको उसी तरह से पिक्चराइज भी किया जाता है। हम शायद मुल्क की अगर हम मिसाल लेते हैं, वहाँ पर भी खासे प्रोजेक्ट्स ऐसे बन रहे हैं कि जो थोड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं, बट स्टिल दे आर वर्किंग ऑन इट, और वो काम कर रहे हैं और अवाम उन्हें पसंद भी कर रही है, लोग देख भी रहे हैं। वहाँ पर भी मामला होते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए मैं इस बारे में थोड़ा सा व्यू अपना ये रखता हूँ कि एक सेल्फ सेंसरशिप भी चीज़ होती है। जब भी फिल्म मेकर हो, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे नहीं होनी चाहिए, और लोगों को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अगर कोई टॉपिक जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन एक सेल्फ सेंसरशिप और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक चीज़ है ना जी। तो फिल्म मेकर्स को वो भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि देखिए हमारे माशरे में, और ये इट मेक्स बिजनेस सेंस ऑल्सो, अगर आप कोई ऐसी चीज़ लेकर आ रहे हैं जो कि लोगों में एक्सेप्टेबल नहीं है तो लोग नहीं देखने आएंगे, तो आप इतनी इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, एक्टर्स का करियर भी दाव पे लगाएंगे, और फिर एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जो कि लोग देखने ही नहीं आएंगे, तो क्या फ़ायदा है उस काम का? तो ऐसी चीज़ बनाएं जो कि आपके माशरे के रवैयों के साथ मेल खाती हो। ठीक है। अच्छा हारून, हमें ये आपने ही बताया था कि जो कुबरा की फिल्म है अभी 7 साल में बनी, और दूसरी फिल्म जो थी नाबालिग अफराद वो 17 दिनों में बनी, तो बिजनेस कितना किया इन दोनों ने? अच्छा देखिए, सबसे बिजनेस के हवाले से सबसे ऊपर तो उम्र यार ही रही। अभी तक मेरे ख्याल में 5 करोड़ से ज़ायद जो है वो कमा चुकी है, और अभी फिल्म का यही पहला वीकेंड ईद का ही गुजरा है,
तो अब ये दूसरा वीकेंड था कल, और उसमें अब आई एम श्योर कि नए नंबर्स आएंगे तो पता चलेगा कि बिजनेस कहाँ तक गया है, लेकिन फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया है। दूसरे नंबर पे हमारे पास नाबालिग अफराद ही रही है, छोटे बजट पे बनाई हुई फिल्म, लेकिन नबील की फिल्म थी। नबील एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिसकी फिल्म जैसी भी हो, चाहे 17 दिन में बने चाहे 7 महीने में बने, लोग देखने जाते हैं। बहुत अच्छी तो वो फिल्म दूसरे नंबर पर रही, उसने 2.5-1 करोड़ रुपया कमाया है, और फिर अभी भी जो है वो साथ साथ उसके चल रही है। रोमांटिक फिल्म, मसाला फिल्म, बिग स्टार्स कुबरा एंड गौहर, और खूबसूरत म्यूजिक। राहत फ़तेह अली खान का भी एक गाना बहुत खूबसूरत है, मेरे गाड़ी में आजकल वही चल रहा है। तो बहुत अच्छी फिल्म, उसने भी अच्छा बिजनेस किया है। क्या बात है। अच्छा, हमारा हमसाया ममालिक जो है वहाँ पर एक शादी की धूम मची हुई है, सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर की शादी की, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? जो शादी हुई है जी, उनको मुबारक देंगे, और क्या कहेंगे। उसके ऊपर कपल कैसा लगा आपको? कपल कैसा लगा? कपल अच्छा है जी, बिल्कुल। वो एक फिल्म में भी साथ आ चुके हैं। सोनाक्षी बहुत अच्छी लग रही हैं अभी आजकल, वो जो है वो काफ़ी खबरों में इन रही हैं। पिछले दिनों उनकी एक OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर एक सीरीज़ आई थी, जिसकी वजह से वो दोबारा से जो है उनका करियर एक उसको बूस्ट मिला है। तो उसके बाद, और ज़हीर इज़ अ गुड लुकिंग बॉय, सो दोनों का कपल बहुत खूबसूरत लग रहा है। बड़ी अच्छी पिक्चर्स हैं शादी की, जो कि आहिस्ता आहिस्ता रिवील हो रही हैं। आई होप कि उनकी फैमिलीज भी इस उनके फैसले से खुश रहें, और दोनों सोनाक्षी के ब्रदर्स जो हैं वो पता चला है कि इस फैसले से खुश नहीं हैं, और वो कुछ इस तरह शादी में की खबरें आती रही हैं कि उनके भाई जो हैं वो कुछ अपसेट हैं इस बारे में। वहाँ पर भी भाई, लेकिन देखिए हमें लगता है फिल्म स्टार्स के जो भाई होते हैं वो नहीं इंफॉर्मेशन लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, बहुत अच्छा कपल लग रहा है, और अच्छी यूनियन है। उनके लिए दुआएं हैं कि उनकी ये मैच जो है वो अच्छी तरह चलता रहे। आप अगर दूल्हे और दुल्हन की ड्रेस को, अटायर बहुत मुझे जबरदस्त लगी, वाइट साड़ी और जो वाइट शेरवानी या वाइट कुर्ता। अच्छा, ये मैंने वैसे देखा है बानो, अगर कि अभी रिसेंटली जितनी भी शादियां हो रही हैं वहाँ पर, वहाँ पे बड़े लाइट कलर्स में ब्राइड्स नजर आ रही हैं। वो लाइट कलर्स में आ चुके हैं बिल्कुल, और वो बहुत लाइट मेकअप करते हैं। जितनी सेलिब्रिटीज हम देख रहे हैं, हैवी ज्वेलरी पहनकर, बहुत लाइट ड्रेस और लाइट मेकअप। तो हारून, क्या अब ये ट्रेंड चला गया? करना चाहिए भारी भरकम लहंगों वाला, डिजाइनर लहंगा। मेरा ख्याल में बिल्कुल ऐसे ही है सजाद, कि अब ये जो है ना ट्रेंड थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। क्योंकि एक तो अब आप देखिए, अक्सर शादियां जो है वो दोपहर के टाइम हो रही हैं, दिन की रोशनी में हो रही हैं, तो जाहिर है कि कपड़ों की चॉइस भी कलर्स के हवाले से उसी के हिसाब से होती है। तो अब जो सोनाक्षी ने भी पहना है, इससे पहले हम देख चुके हैं, चाहे वो अदिति हो या वो इवन अनुष्का हो, तो उन्होंने लाइट कलर के कपड़े पहने। दीपिका ने भी बहुत लाइट कलर पहना, परिणीति ने भी पहना, आलिया ने पहना, इसी तरह तो उन्होंने हल्के रंग के कपड़े पहने, और इसी तरह दूल्हों ने भी मैच किए। वो जो पहले था ना कि लाल जोड़ा होगा और काली शेरवानी होगी, वो ट्रेंड अब मुझे लगता है थोड़ा सा चेंज हो गया। और अगर लाल जोड़ा भी है तो बहुत लाइट वेटेड, मतलब ज्यादा हैवी नहीं पहना गया, और बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये बॉलीवुड को क्योंकि हम फॉलो करते हैं, चाहते या ना चाहते हुए भी, हमारी जो लड़कियां हैं बहुत फॉलो करती हैं, लड़के भी करते हैं, तो ये एक अच्छा ट्रेंड है। 12-12, 15-15 लाख के लहंगों से बेहतर है कि आप ये तो फिर जिंदगी आसान कर दी बिल्कुल किस्म का लहंगा बनवाएं। और मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने एक और ट्रेंड नोट किया बानो, आपने भी देखा होगा कि अब लड़कियां अपना मेकअप खुद करना चाहती हैं, बजाय इसके कि वो एक ऐसी मेकअप शॉप पे जाएं जहां जिस पे वो पहले कभी नहीं गई, जो उनके चेहरे को नहीं समझती, और वहाँ पे खातून उनको बिल्कुल एक ही तरह के कुकी कटर किस्म के मेकअप के साथ तैयार कर दें। इसके बजाय वो, क्योंकि वो अपने चेहरे के फीचर्स को समझती हैं, तो वो खुद कोशिश करती हैं कि वो अपना मेकअप करें, इवन ऑन दीज बिग ओकेजन्स, व्हिच आई थिंक इज अ वेरी गुड ट्रेंड, और ये बिल्कुल होना चाहिए। के बाद हमें इस चीज़ की समझ आई है कि मेकअप जो है वो आपके चेहरे को उसको इन्हेंस करना चाहिए, आपके फीचर्स को, ना कि आपके फीचर्स को छुपा दे। इतना पाउडर लगा दें कि पहले पता है ब्राइड्स होती थी हमारी साइड पे भी, इतना पाउडर लगा देते थे कि समझ और अगले दिन दूल्हा भी ना पहचाने कि यही वो खातून है जिनको वो कल रात रुखसत करवा कर घर लाए थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक तो हमारे खबर भी थी बड़ी इस तरह की, फनी कह सकते हैं और सैड भी कह सकते हैं साथ ही। कैसे ही एक दुल्हन को लेके आई, बहुत अच्छी लगी उनको, लेकिन जब उन्होंने मुंह धोकर उसके बाद देखा तो उनको पसंद नहीं आई और उन्होंने उनको डाइवोर्स दे दी। तो ये चीजें फिर कहीं ना कहीं पार्लर वालों पे भी जाती हैं कि सैलून जिस तरह से लोगों की शक्लें बदल देते हैं, लोगों को धोखा ना दें, थोड़ा सा सटल रखें, ज्वेलरी भी, कपड़े भी, और मेरे ख्याल में तो बेजा स्पेंड करने की जरूरत भी नहीं है। यही पैसे आप स्पेंड करें, कहीं ट्रैवल करें, कहीं जाएं, उस टाइम को एंजॉय करें जो कि आपका शादी के शुरू के कुछ दिन हैं, बजाय इसके एक ही दिन आप सब अपनी सेविंग्स को जो है वो ज़ाया करके
और मेहमानों को खाना खिला दें। इसके अच्छा, बजाय हम ये यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जो कि 50-50 फंक्शंस कर रहे हैं अंबानी को देखते हुए, शादी उनकी बेटे की शादी को देखते हुए, जबकि सेलिब्रिटीज जो है वो छोटा सा फंक्शन करते हैं और एक फंक्शन करते हैं बड़े चंद लोगों को बुलाते क्योंकि सेलिब्रिटीज अंबानी नहीं है ना। हैं। लेकिन आप देखें ना, अंबानी सेलिब्रिटीज के जो है पास वो भी पैसा कम सेलिब्रिटीज नहीं को है। बुला लेते हैं, को बुला लेते हैं। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि नहीं, अंबानी जो है हमारे वो सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स को को भी ये पैसे दे रहे समझना हैं। चाहिए कि वो अंबानी को फॉलो नहीं कर सकते, तो वो भी इस तरह का ट्रेंड लेके आए कि कम फंक्शंस रखें ताकि लोग उनको देखकर एहसास कमतर का शिकार ना हो। जी, और ऐसा हो रहा है। अब देखिए, आप शैंडी होती है या शलीमा होता है, जी। तो एक ही दिन 2 फंक्शंस Functions निपटा होते दिए जाते हैं, विच इज अ गुड ट्रेंड आई थिंक। बिल्कुल। और हारून, जाते जाते क्या अब आपको लग रहा है कि पाकिस्तानी सिनेमा का रिवाइवल हो रहा है, अब मामला बिल्कुल ठीक हो गए हैं, राइट ट्रैक पर आ गए हम लोग? जी, पाकिस्तानी सिनेमा का रिवाइवल हम ज़ाहिर है इस ईद के वीकेंड के ऊपर तो नहीं डिपेंड करता, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह अच्छी फिल्में आती रहेंगी। बस मेरी सिर्फ एक गुजारिश है फिल्म मेकर्स से, फिल्में बनाते रहें, छोटी फिल्में बनाएं, बड़ी फिल्में बनाएं, लेकिन हर महीने में एक फिल्म अगर रिलीज़ होती रहे तो सिनेमाज जो हैं वो आबाद रहेंगे, लोग उनके पास चॉइस होगी, वो जाते रहेंगे देखने। सो लोग कोशिश करें, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, दिमाग लगाने की ज़रूरत है थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका हारून, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, अपनी बेहतरीन जो राय है उससे आगाह किया कि किस तरह से कौन सी फिल्म आगे जा रही है, कौन सी फिल्म अच्छी थी और किस फिल्म ने अभी अच्छा काम और नहीं सबसे किया। ज़रूरी बात हमारे पाकिस्तानी सिनेमा के रिवाइवल के लिए कि जी कंसिस्टेंसी रहे। बिल्कुल, अब आप देखना चाह रही है, और वहाँ आपको एंटरटेन भी होना चाहिए चाहती कि है। आप जाएं और देखें। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज एक नई रिसर्च की। हमारे साथ मौजूद है यंग रिसर्चर हैं नक्श काजी, और हमेशा जब आती हैं वो एक नई रिसर्च सामने लेके आती हैं। तो वेलकम करते हैं आपको। कैसी हैं आप नक्श? आज क्या है आपकी पटारी में? हाँ जी, आज हम बात करते हैं कि अगर जून को मर्दों का महीना कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अच्छा, कैसे? जून को मेंस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ कहा जाता है, सही। ठीक है। और दूसरा कि फादर्स डे भी जून के में 3rd होता है। संडे को आता है, ठीक है, इंटरनेशनली। अब बात ये करेंगे कि आपने सुना होगा मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ जी, मर्द रोते नहीं है। बहुत दर्द होता है। मर्द रोते नहीं है। बॉयज डोंट क्राई, ठीक है। हम बच्चों को ये सुनाया जाता है। सुनाया जाता है। हाँ। दीज आर ऑल स्टीरियोटाइप्स, राइट? Yeah. क्या मर्द मजबूत होते हैं, मर्द की कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए, है तो जाहिर नहीं करनी चाहिए, मर्द को जो है वो कमाना है, मर्द को जो है वो सबको सपोर्ट करना है, मर्द को जो है वो सबका ख्याल रखना है, बर्दाश्त करना आप है। कमजोर नहीं पड़ सकते। आप जो है वो आप जो है वो बच्चों की परवरिश मर्द नहीं मर्द करता, हमेशा से वो औरत अंडररेटेड करती रहा है बहुत। बहुत। और आज मेरी सारी सिंपैथीज आपके साथ हैं। घर के अब्बू जो होते हैं, घर का जो सरबराह होता है, उसका मोबाइल सबसे छोटा और सबसे सस्ता होता है, और हाय, बाकी बेचारे सबके sacrifice। फोन जो है ना वो लाखों रुपए मालियत सही के बात होते है। बिल्कुल। तो ये सारे स्टीरियोटाइप्स, ये सब कुछ हमारे जो बच्चे हैं ना, ये सुनते बड़े होते हैं, बेटियां भी और बेटे भी। बेटियों का कोई कसूर नहीं है कि उन्होंने हमेशा ये देखा कि भाई जो है वो पावरफुल होगा, वो ऐसा होगा, वो वैसा वो बाहर होगा, वैसा जाएगा, होगा। वो हालांकि कमाएगा। बेटी को बड़ा पैम्पर करेंगे, बेटी को बड़ा तुम लड़की हो, ठीक है, तुम ऐसे चलो, तुम ऐसे करो। लड़के को कहेंगे बेटे आप लड़की नहीं है, आप रो नहीं सकते। बंदाबान। हाँ, बंदाबान। हाँ, ठीक है, मर्द बन, बिल्कुल मर्द। ठीक है। अच्छा, अब जब हमने ब्रॉटअप ही ऐसे दी तो फिर हम क्या मतलब हम क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? फिर हम लड़कों को बेहिस बना रहे हैं, फिर हम लड़कों को सख्त बना रहे हैं। फिर वही लड़के जब बाद में डोमेस्टिक वायलेंस करेंगे, या वही जब आपकी बात को नहीं समझेंगे, पेरेंट्स को छोड़ जाएंगे, बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, तो हम गिला करते हैं कि लड़का ऐसा है। जब उसने यही सुना है, आप देखें, आप रिवर्स कर दें रोल्स को, ठीक है। आप लड़कियों की तरह अगर लड़के को, यानी कि उसको भी उसी तरह पैम्पर करें या वो करें, या लड़कों को लड़कियों की तरह पालें, तो दोनों में आप देखेंगे कि कोई फ़र्क नहीं, जेंडर में उस तरह फ़र्क नहीं आएगा। हम हाउस होल्ड सारी ड्यूटी समझते हैं लड़कियां करेंगी, वॉशिंग, क्लीनिंग, डस्टिंग, सब कुछ लड़कों लड़कियां को भी करेंगी। सिखानी चाहिए। हालांकि ये स्किल है, ये तो लड़कों को भी सिखानी चाहिए, ये तो बेसिक नेसेसिटी है, ठीक है। ये घर आपके से survival दूर के जाकर लिए भी तो लड़के ये सारे काम फिर करते हैं, करते हैं, मुश्किल ज़रूरत में से करते हैं, ठीक है। और फिर उनको ये लगता है कि ये तो हमें किसी ने नहीं सिखाया, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये बात करना चाह रही थी आज के, हम तो अब आज करेंगे थोड़े फैक्ट्स पे बात, ठीक है। मेन के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। अच्छा, मेन के जो ब्रेन साइज होता है ना,
दैट इज लार्जर देन अ वुमन, यानी कि दिमाग का जो वो है साइज है ना वो सही मुकाबले में औरत के बड़ा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कल ज़्यादा होती है, लेकिन साइज ठीक है। मर्द हजरात के बाल जो है देर से ग्रे होते हैं। अच्छा, इनके तो पहले से हो गए। एडवांटेज ये स्टाइल दैट कैन वेरी देखो दैट कैन वेरी, ह्यूमन बीइंग्स है ना, तो दैट कैन वेरी, बट जनरली मेन उनमें बाल जो है ग्रे थोड़ा लेटर स्टेज पे होते हैं खवातीन की निस्बत, ठीक है। लाइसिस भी नहीं पड़ती। अच्छा, जो मर्द हजरात है उनका नाइट विजन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपकी आईज में जो रेटिना है उसमें एक दो तरह के सेल्स होते हैं, कोन्स और रॉड्स। जो रॉड्स होते हैं ना वो मर्द हजरात में ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो रात को भी दूर से देख, इसलिए वो रात को ड्राइव भी अच्छी कर लेते हैं। और आपको पता है ये और दूर से देख लेते हैं, दूर से आते हैं। रॉड्स जो है ना ये कैट्स में भी होते हैं ज्यादा, इसीलिए वो रात को देख पाती है ज्यादा, ठीक है। तो ये भी एक मजे की बात है। अच्छा, मेन जो है जो मर्द हजरात है वो ह्यूमर का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा करते हैं अपनी गुफ्तगू में, स्पेशली जब वो कहानी सुना रहे हो, ठीक है। ये एक फैक्ट है। अच्छा, मर्द हजरात जो है जब वो अपने बच्चों को, जब स्पेशली अपने जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, जब उनको अपनी गोद में लेते हैं तो ऑक्सीटोसिन जो है, जिसको लव हार्मोन भी कहा जाता है, वो रिलीज होता है, जिससे उनकी बॉन्डिंग अच्छी होती है। तभी आपने अक्सर सुना होगा कि वो कहते हैं कि वो बदल जाएगा जब वो बाप बनेगा, उसमें उस तरह की फीलिंग्स आएंगी, बिकॉज वो लव हार्मोन की जो बॉन्डिंग है ना वो बाप से ज्यादा होती है, इसलिए शायद। और मर्द हजरात की जो स्किन है वो भी एज जरा लेटर करती है बाद में। जी, इसीलिए आप लोगों को एडवांटेज है कि शायद आप सन ब्लॉक नहीं भी लगाते तो गुजारा हो जाता है। इसलिए 40s के बाद जाके ज्यादा जो मेल हैं वो ग्रेसफुल हो जाते हैं। आजकल तो हमारे वो जितनी भी स्किन केयर वाले गेस्ट आते हैं वो तो बोलते हैं भाई सन ब्लॉक लगाएं, तो बंदों के लिए भी लाजमी सन ब्लॉक। नहीं, सन ब्लॉक इज मस्ट फॉर एवरीबॉडी, ठीक है। सन ब्लॉक सबके लिए बहुत जरूरी है, यहाँ तक कि कहते हैं कि अगर कमरे में बिल्कुल अंधेरा है ना तो फिर आप मत लगाएं। अगर थोड़ी सी भी लाइट्स है तो हम लाइट तो कभी नहीं आता ना, लाइट तो होती है, तो इसलिए सन ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एज ये है कि आपकी स्किन जरा बहुत अच्छा लग रहा है बंदों की वो जो स्पेशलिटीज बता रही, और बताएं अब जरा ट्विस्ट जरा ना उस तरफ आ जाते हैं, जरा हार्डकोर पे आ जाते हैं, जरा हार्डकोर किस्म के ना, जरा खतरनाक किस्म के पे आ जाते हैं। अच्छा, मेन जो है वो मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कम बताते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि कम सुनने में आता है कि इसको कोई मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है या कोई इशू है या ब्रेक डाउन है। और जो मर्द हजरात है ना उनमें ब्रेक डाउन की सिचुएशन भी डिफरेंट होती है। आपको गुस्सा आएगा, आप में चिड़चिड़ापन होगा। खवातीन क्या करती हैं, खवातीन आपको पता है पूरा प्रॉपर ब्रेक डाउन आता है कि तोड़ फोड़ ये वो, तो पता लगता है कि यार कोई कुछ हो रहा है। लेकिन मर्द हजरात में ज़रा डिफरेंट होता है। मर्द हजरात में हायर रेट है सुसाइड कमिट करने का। जी, और मर्द हजरात जो हैं उनमें ऑटिज्म वैसे तो जेनेटिक डिजीज़ है, लेकिन मर्द हजरात में ज़्यादा देखा गया। लाइक अगर 4:1 रेशो कहें तो ठीक रहेगा, 4% ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, और ये ऑटिज्म बाय बर्थ होता है? बाय बर्थ होता है, वैसे तो ये जेनेटिक है, वैसे तो ये जेनेटिक है, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसी कैंसर्स हैं लाइक प्रोस्टेट कैंसर और ब्लैडर के कैंसर जो मर्द हजरात में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिर उसके भी आना शुरू हो गए। और मैं कह रहा हूँ आप खवातीन की भी रोशनी डालें किसी दिन। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, खवातीन की बीमारियों में बहुत ज़्यादा होगी। जो हमारे मेल हजरात है ना उनका दर्द बर्दाश्त करने का, यानी पेन को बर्दाश्त करने का थ्रेशोल्ड ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये भी है कि मेन जो है उनमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि वो हेयरिंग जो है ना उनकी सेंस लूज़ करते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी पे मतलब हाई फ्रिक्वेंसी की आवाज़ें जो है ना उनको आना सुनाई देना कम उस तरह से नहीं आता जब वो बुजुर्ग हो रहे होते हैं। जी जी, सही। तो ये है। अच्छा, एक मज़े की बात ये है कि बच्चे आपको पता है मुख्तलिफ तरह से रोते हैं, आपको पता है? सही। जो लड़कियाँ होती हैं ना, लड़कियाँ जोर लगा के हाई पिच की आवाज़ से रोएंगी और बड़े आंसू निकाल के रोएंगी। जो मेल जो बच्चे होते हैं, बॉयज होते हैं ना, वो हमारे प्रोड्यूसर कह रहे रोके दिखाएं फोर्सफुली वो रोते हैं फोर्सफुली और उनके आंसू कम निकलते हैं। ये भी रिसर्च है। और मर्द हजरात के ना मोजे बहुत गुम होते हैं, ये तो कहाँ जाते हैं ये पता नहीं लगता। ये समझ आती है, ये भी मिस्ट्री है, ये वाली मिस्ट्री का भी कहाँ जाते हैं ये पता नहीं लगता। ठीक है, चलिए जी, जबरदस्त नक्श, बहुत अच्छी रिसर्च आप लेके आई हैं। हमारे जितने भी देखने वाले मर्द हैं
वो खुश हो गए होंगे कि हमारे बारे में बात हुई है। बिल्कुल, बात होना बहुत ज़रूरी भी है मर्दों के बारे में। मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ कि बड़े अंडररेटेड हैं, कोई भी उनकी जो इमोशंस हैं उनको उस तरह से डिस्कस नहीं करता और इस महीने को वैसे कहा भी जाता जाता है जून के महीने को जो है ना मेंस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और मेंटल हेल्थ के बारे में वाकई बात होना बहुत ज़रूरी है। और मर्द हजरात जितने भी देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि जी अगर आप कुछ फील करें ऐसा वैसा तो आप शेयर करें और अपने अंदर ना रखें चीज़ों को। घर वालों से शेयर करें। और घर वालों से भी गुजारिश है कि सिर्फ आसाइशों के लिए और ख्वाहिशों के लिए मर्दों को इस्तेमाल ना करें, बल्कि उनका भी ख्याल रखें, उनसे भी प्यार करें, उनको भी ज़रूरत है सारी चीज़ों की। कैसे कहूँ मैं तुम सा कोई ना है, तेरे आस पास रहूं दिल वीरा है, जज्बात मेरे सभी तू ही जाने, जितना भी देखो दिल भर ना पाए, कैसा समा है हम तुम यहाँ है, जाहिर करूँ क्या है जो मेरे हाल तेरे हवाले में, इसी बहाने जाहिर करूँ क्या है जो मेरे हाल मेरे राधे। ऐसे ही गुनगुनाता रहूं तेरे लिए मैं, चाहूं कि मुझ तक रहे तेरे निगाहें, कैसे मैं ये कहूँ, कैसे मैं ये कहूँ, असर जो तेरा मेरे दिल पे हुआ है, कैसा समा है हम तुम यहाँ है, जाहिर करूँ क्या है जो मेरे याद तेरे हवाले में, इसी बहाने जाहिर करूँ क्या है जो मेरे याद मेरे याद मेरे याद। क्या बात है उसामा, कैसे हैं उसामा आप? अल्लाह का शुक्र, और बड़ा अच्छा लग रहा है कमाल कर आज दिया दोबारा आके। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, आप तो आते ही छा गए आज। बहुत शुक्रिया, आपने हमारी आपने मिल के साथ दिया तो बड़ा अच्छा लगा। हसीन कर दिया। कोशिश अपने भरपूर के साथ देने की। बहुत शुक्रिया। हम कोशिश कर रहे थे कि हम आपके गाने को खराब ना करें। नहीं। अच्छा ये बताएं, आपको ये शौक कब पैदा हुआ? मुझे तकरीबन 8 साल हो गए म्यूजिक के अंदर, और गिटार वगैरह भी प्ले करता हूँ, हारमोनियम प्रॉपर सीखा है, तो क्लासिकल से स्टार्ट किया, तो आज गिटार का जो सफ़र है और वहाँ से लेकर क्लासिकल तमाम तरह, यानी कि फ्यूजन जिसे कहते हैं, तो उसको यानी कि मैं उसामा बड़े अरसे बाद आप तशरीफ लाए हमारे प्रोग्राम में। पहले तो आप बुलाओगे वैसे। इंस्पिरेशन क्या है आप? अच्छा, बेसिकली मेरी मल्टीपल इंस्पिरेशन है, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, कवाली आजकल सबसे है, नुसरत फतेह खान साहब, तो उनको फॉलो कर रहे हैं, तो समझें कि कवाली जो आजकल सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन है। कुछ चलें, काली काली जुल्फों के फंदे में डाल। काली काली जुल्फों। हुस्न वाले वफा नहीं करते, इश्क वाले दगा नहीं करते, जुल्म करना तो इनकी आदत है, क्या बात है। ये किसी का भला नहीं करते, कभी छेड़ती है लब को, कभी रुखसारों को, तुमने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है, काली काली जुल्फों के, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। वो मजनू वो रांझे की अच्छी मुहब्बत कहाँ आज मिलती है सच्ची मुहब्बत, मुहब्बत है क्या आज ये तो बताओ, मुहब्बत पे अपनी यकीन तो दिलाओ, यकीन आ गया तो चले जाओगे तुम, बुलाते रहेंगे कहाँ आओगे तुम, बड़ी मुश्किलों से है सीखा संभलना, है दिल को सिखाया मुहब्बत न करना, हमें साथ रहने की आदत न डालो, हमें
हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा दो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात, हमें पता चला उसामा आप पढ़ाते हैं? हाँ जी बिल्कुल। म्यूजिक भी पढ़ाते हैं? नहीं, बेसिकली मेरी मैथ्स कम्युनिकेशन फील्ड है। अच्छा। हाँ जी, तो बेसिकली लेक्चरर हूँ मैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में, और प्रॉपरली इसको भी लेके चल रहा हूँ म्यूजिक को साथ साथ, म्यूजिक भी पढ़ाता हूँ खैर मुख्तलिफ। चलें, हम आपको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, आप जाएं अपनी क्लास लें, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाएं, हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो वैसे मैं दिल नहीं कर रहा क्लास लेने का, जितना अच्छा प्रोग्राम हमें जाते जाते एक और गाना सुना। चले, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए, हर बला सर पे आ जाए लेकिन उस वालों से अल्लाह बचाए, इनकी फितरत में है बेवफाई, जानती है ये सारी खुदाई।